नमस्कार साथियों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 10 तक गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय की क्लासें शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने गणित विषय के लिए वीडियो आज बनाएंगे। और आज का हमारा जो कक्षा 8 का अध्याय नंबर 1 है परिमेय संख्या, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं आप सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको मेरा इस वीडियो देखने के बाद में किसी प्रकार का सुझाव या किसी प्रकार को आपकी हो रही असुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से आप जुड़ करके मुझे सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ सभी संस्था प्रधानों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अपने विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाएं, ताकि हमारा कोई भी विद्यार्थी इस लॉकडाउन के दौरान अपनी शिक्षण कार्य को प्रभावित न होने दे। क्योंकि विद्यालय जुलाई माह पूरा बंद है, तो विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य में हो रही बाधा को देखते हुए हम इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के ऊपर आज आपके सामने ऐसे लाइव क्लास के माध्यम से भी आप पढ़ा सकते हैं। यदि आपको लाइव क्लास में पढ़ना है तो मैं सभी विद्यार्थियों से एक निवेदन करता हूं कि जब हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप 1000 सदस्यता पूरी दिला देंगे तो आपके सामने यही क्लासें सारी की सारी लाइव हो जाएगी। लाइव क्लास करने के लिए हमें 1000 का प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि 1000 के पहले हम लाइव नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइव बनाना है, इनकी आप हैंड टू हैंड मेरे से पढ़ना चाहते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब हाथों हाथ चाहते हैं, तो आप यही काम कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सदस्यता दिलवाएं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लाइव करना है तो आप सब्सक्राइब कराने पड़ेंगे। हमारा प्लेटफॉर्म अभी 550 के आसपास का बना है, जिसमें से आपको यदि लाइव करने के लिए 450 यानी कि लगभग 500 सब्सक्राइब की आवश्यकता है। आप जितना जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाएंगे उतने जल्दी आपके सामने क्लासें लाइव शुरू हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही गर्मी है, तो भी हम आपके सामने पेश होते रहेंगे, कि आपके सामने वीडियो बनाते रहेंगे। गर्मी विद्यार्थी के लिए नहीं होती है, गर्मी उन लोगों के लिए होती है जो हमें कभी विद्यालय में आने में या पढ़ने में किसी प्रकार की कोई न कोई बहाना देखते हैं। पढ़ने वाले के लिए किसी प्रकार की गर्मी सर्दी का कोई अनुभव एहसास नहीं होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक परिमेय संख्याएं। तो कक्षा 8 की परिमेय संख्या में हमें कुछ गुणधर्म पढ़ने हैं। वो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में पढ़ना है। पहला गुणधर्म मैं आपके सामने लिखूंगा कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। देखो, गुणधर्मों का उनकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो आज हम कर लेते हैं। कल हम इसका अध्याय नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे। तो पहला इसका गुणधर्म होता है, वो होता है समर्थ। क्या होता है समर्थ का मतलब क्या होता है, इनकी क्या होती है समर्थ संख्याएं, इनकी कौन सा गुणधर्म होता है समर्थ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने 2 परिमेय संख्याएं जोड़ी तो हमारे को उत्तर भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो समर्थ है। यदि हमने 2 परिमेय संख्याएं जोड़ी और उत्तर में परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी तो फिर वो समर्थ नहीं कहलाएगी। तो परिमेय संख्या के समर्थ में सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं पूर्ण संख्या के लिए। सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्ण संख्या में कौन कौन से गुणधर्म समर्थ होते हैं, कौन कौन से गुणधर्म समर्थ नहीं होते हैं। तो पहला इसमें गुणधर्म पढ़ते हैं योग के लिए। पहला हम गुणधर्म पढ़ेंगे योग के लिए। दूसरा गुणधर्म पढ़ेंगे हम व्यवकलन के लिए। और तीसरा गुणधर्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुणा के लिए। और चौथा गुणधर्म पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे हम भाग संक्रिया के लिए। 4 संक्रियाएं पढ़ेंगे प्रत्येक संख्याओं के बारे में। तो अलग अलग संक्रियाओं के बारे में अलग अलग गुणधर्म बनेंगे, किसमें क्या होगा किसी में कुछ होगा। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा कि गुणधर्म इनकी संक्रियाएं क्या होती है, किसमें समर्थ होता है, किसमें समर्थ नहीं होता है। तो ये सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आपको बता दूं मैं आपके सामने कि सबसे पहले मैंने लिखा है आपके सामने पूर्ण संख्या के बारे में।
पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है अभी हमने पढ़ा था। आपको यदि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो आप कक्षा 6 के या कक्षा 7 के या कक्षा 9-10 में आप पहले 2-3 वीडियो सबके लिए वैसे कॉन्सेप्ट के रहते हैं जो मैंने अलग अलग बनाए हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी हैं जो बार बार न बना करके मैंने प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो इसके वो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो इसके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आप वीडियो को तो नीचे देखेंगे तो आपके नीचे लिंक वीडियो नीचे लिंक मिलेंगे, उन लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपकी कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगी। तो देखिए योग संख्या का मतलब होता है कि दो पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए। जैसे मैंने दो पूर्ण संख्या लिखी 3 और 5, 3 और 5 को जोड़ा तो मेरे पास में 8 आया। 3 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, 8 भी पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, समर्थ है। यानी कि योग संक्रिया के लिए पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा, समर्थ है। इसी प्रकार व्यवकलन का देखते हैं, यदि मैं 3 में से 5 घटा दूं तो मेरे पास उत्तर आएगा -2। 3 पूर्ण संख्या है, 5 पूर्ण संख्या है, लेकिन -2 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या है। लेकिन हमें तो यही पढ़ा, यही है समर्थ का नियम ही होता है कि दो पूर्ण संख्या को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, तो जिसमें पूर्ण संख्याएं आएगी उसमें तो समर्थ होगा, और जिसमें पूर्ण संख्या नहीं आएगी उस का में वह समर्थ नहीं होगा। तो यहाँ पूर्ण संख्या को घटाया पर पूर्ण संख्या में नहीं मिली तो यहाँ कहेंगे समर्थ नहीं है, असमर्थ हो जाएगा, फिर समर्थ नहीं है। तो व्यवकलन संक्रिया के लिए क्या देगा, तो व्यवकलन के लिए समर्थ नहीं है। तीसरा गुणा देखते हैं, तो 3 गुणा 5 करते हैं तो हमारे पास आता है 15। तो देखो 3 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, 15 भी पूर्ण संख्या है, तो यहाँ हम लिखेंगे समर्थ है। अभी मैं इसका आपको एक शॉर्टकट पूरा याद दिला दूंगा, तरीका बता दूंगा कि समर्थ क्या होता है, कौन सी है, समर्थ कौन सी है, एक बार वीडियो समझ लेते हैं। फिर आता है भाग के लिए, तो 3 में भाग देंगे 5 का तो आएगा 3/5, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसमें लिखेंगे समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं है। अब आपके सामने इसके प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे मैं आपको बता देता हूं। साथ साथ में प्रश्न ये पूछा जाएगा कि पूर्ण संख्याएं योग संक्रिया में समर्थ है या असमर्थ है, या ये लिखा होगा कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है, बताइए। पहला प्रश्न लिख दिया कि पूर्ण संख्याएं योग संक्रिया में समर्थ नहीं होती है। अब आपको देखो पूर्ण संख्या योग संक्रिया समर्थ होती है और यहाँ लिखा नहीं होती, मतलब असत्य रहेगा। इसी प्रकार ये भी लिखा आ सकता है कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन संक्रिया में समर्थ होती है, लेकिन यहाँ समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से हमें पूर्ण संख्या को याद करने के 4 लाइनें याद करनी है। पहली लाइन लिखोगे कि पूर्ण संख्या योग संक्रिया में समर्थ है, पूर्ण संख्या व्यवकलन संक्रिया में असमर्थ है, समर्थ नहीं है, पूर्ण संख्या गुणा संक्रिया में समर्थ है, पूर्ण संख्या भाग संक्रिया में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार हम दूसरी बात यहाँ देख लेते हैं, पूर्ण संख्या के बाद दूसरी संख्या देख लेते हैं, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में देखते हैं, तो मैं आपके सामने पहली संख्या लिखता हूं यहाँ पर योग संक्रिया। शॉर्टकट करता हूं, थोड़ा सा वीडियो फास्ट बनेगा और छोटा बनेगा। दूसरा लिख देता हूं हम व्यवकलन संक्रिया। तीसरा लिख देता हूं गुणा, और चौथी संख्या रहेगी वो रहेगी भाग संक्रिया। अब हमारे सामने 4 संख्याएं बना दी हमने। अब हमारे सामने संख्या देखिए पूर्णांक संख्या। तो जैसे देखो मैंने 3 और 5 दोनों पूर्णांक संख्या ली है और पूर्णांक संख्या को जोड़ दिया तो पूर्णांक संख्या 8 भी पूर्णांक संख्या है, तो योग संख्या में क्या रहेगी, तो योग संख्या में समर्थ है। इसी प्रकार व्यवकलन करेंगे तो 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 आएंगे, और -2 भी पूर्णांक संख्या है, 3 भी पूर्णांक संख्या है, 5 पूर्णांक संख्या है। क्योंकि पूर्णांक संख्या की परिभाषा मैंने आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक में जाके आप वीडियो देखोगे पूरा समझ में आ जाएगा। तो 3 और 5
पूर्णांक है और माइनस भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्या में समर्थ है व्यवकलन संक्रिया। पूर्णांक संख्या में समर्थ है व्यवकलन, लेकिन पूर्ण संख्या में व्यवकलन समर्थ नहीं है। इसकी मैं साफ साफ समझा रहा हूं। गुणा करेंगे तो 3 गुणा 5 जो कि आएगा 15, तीनों ही पूर्णांक संख्या है, तो इसमें भी ये समर्थ होगी। लेकिन जब भाग करेंगे तो 3 भाग 5, इनके उत्तर आएगा 3/5 जो कि पूर्णांक संख्या नहीं है। और जब ये पूर्णांक संख्या नहीं है तो समर्थ भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने दो संख्या के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्या की संख्या पढ़ी, पूर्णांक संख्या भी पढ़ी। आगे हम समर्थ संख्या में पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते हैं प्राकृत संख्या और परिमेय संख्या। उससे पहले आप एक प्रश्न नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम अगला इसका टॉपिक पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या के बारे में ये गुणधर्म कहाँ लागू होता है, और परिमेय संख्या के बारे में ये गुणधर्म कहाँ पर लागू होता है। जल्दी से नोट करो। तो देखिए कि हम समर्थ गुणधर्म पढ़ रहे हैं ना, तो अभी हमने पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में जाना। अब देखो मैं आपके सामने परिमेय संख्याओं के बारे में बताता हूँ। तो परिमेय संख्या में पहली संख्या पढ़ते हैं योग संक्रिया। क्या पढ़ते हैं? योग संक्रिया। दूसरी हम पढ़ेंगे व्यवकलन संक्रिया। तीसरी पढ़ेंगे गुणा संक्रिया और चौथी पढ़ेंगे भाग संक्रिया। समर्थ का मतलब होता है यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, जहां जहां पर वापस हमें परिमेय संख्याएं मिलेगी वहां पर समर्थ होगा। जहां जहां पर परिमेय संख्या नहीं मिलेगी वहां पर समर्थ नहीं होगा। जैसे मैंने आपके सामने संख्या लिखी 3 परिमेय संख्या 3 बटे में लिख सकते हैं, तो 3 और 5, 3 और 5 को जोड़ा तो मेरे पास आया उत्तर 8। यानी कि 3/1 भी परिमेय संख्या है, 5/1 भी परिमेय संख्या है और 8/1 भी परिमेय संख्या है। तीनों में हमने देखा परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी? समर्थ हो जाएगी। इसी प्रकार 3/1 माइनस 5/1 माइनस के 2/1, ये भी परिमेय संख्या 3/1, 5/1 भी परिमेय संख्या है और माइनस के 2/1 भी परिमेय संख्या है। तो ये भी क्या देगी? इसमें समर्थ हो जाएगी। इसी प्रकार गुणे में करके देखते हैं, तो 3/1 गुणा 5/1 बराबर 15/1। तीनों परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। तो ये समर्थ गुणधर्म गुणे में भी लागू हो जाएगा। फिर भाग में देखते हैं, तो 3/1 भाग 5/1 बराबर 3/5। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और 3/5 भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं होती है वो समर्थ गुणधर्म समय जैसा कि योग संख्या में भी समर्थ होती है, व्यवकलन संख्या में भी समर्थ होती है, गुणा संख्या में भी समर्थ होती है और भाग संख्या में भी समर्थ होती है। इसी प्रकार देखो प्राकृत संख्या की बात करते हैं, तो प्राकृत संख्या में योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया, गुणा संक्रिया और भाग संक्रिया की बात करते हैं। तो प्राकृत संख्या में 3 और 5 प्राकृत मान लेता हूं, तो 8 भी प्राकृत होगी। योग संख्या में समर्थ होती है। 3 और 5 भी प्राकृत है, तो -2 प्राकृत नहीं होती है। तो ये व्यवकलन संख्या में प्राकृत संख्याएं व्यवकलन संख्या के लिए समर्थ नहीं होती है। इसी प्रकार 3 गुणा 5 15 प्राकृत संख्या है, तो ये आपकी संख्या क्या समर्थ होती है। और इसी प्रकार 3 भाग 5 बराबर 3/5 प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये समर्थ नहीं होती है। तो हमने समर्थ गुणधर्म के चारों संक्रियाएं, योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया, गुणा संक्रिया और भाग संक्रिया, चारों संख्या के लिए पढ़ ली। प्राकृत संख्या के लिए पढ़ी, पूर्ण संख्या के लिए पढ़ी, पूर्णांक संख्या के लिए पढ़ी और परिमेय संख्या के लिए पढ़ी।
अब यदि आपको इनमें से देखो कितने क्वेश्चन कितने लाइनें बन गई, तो हमने आज कितनी लाइनें पढ़ ली अभी तक, तो अभी तक हमने 4 संख्याओं के बारे में 4 पढ़े की टोटल 16 संख्याओं 16 पॉइंट पढ़े हमने। 16 पॉइंट ये पढ़े। जैसे मैं इस प्राकृत संख्या के 4 पॉइंट आपके सामने बताऊं तो ये होगा कि प्राकृत संख्या योग संख्या में समर्थ होती है, प्राकृत संख्या व्यवकलन संख्या में समर्थ नहीं होती है, प्राकृत संख्या गुणांक संख्या में समर्थ होती है, प्राकृत संख्या भाज्य संख्या में समर्थ नहीं होती है। इसी प्रकार ध्यान देते हैं तो परिमेय संख्या योग संख्या में समर्थ होती है, परिमेय संख्या व्यवकलन संख्या में समर्थ होती है, परिमेय संख्या गुणांक संख्या में समर्थ होती है, परिमेय संख्या भाज्य संख्या में भी समर्थ होती है। तो हमने पहला गुणधर्म पढ़ लिया समर्थ गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म पढ़ते हैं हम अभी, वो है क्रम विनिमयता का गुणधर्म। जल्दी से आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं क्रम विनिमयता का गुणधर्म। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में आराम से बैठ के जमा के क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। साथ ही साथ मित्रों वीडियो को स्किप ना करें, स्किप किया तो कॉन्सेप्ट पीछे रह सकते हैं, कोई भी डाउट आपका क्लियर नहीं हो सकेगा। तो स्किप ना करते हुए वीडियो को नॉर्मल वे में आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो ही लाइक करना है, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपके सामने सारे ऑप्शन खुले हैं। चलिए जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला नियम पढ़ते हैं। वो नियम है हमारा कौन सा नियम में बताया था आपको? क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता क्या होती है? क्रम विनिमयता और ये नियम कैसे लागू होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम पढ़ते हैं कि क्रम विनिमयता का नियम क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्रम विनिमयता के नियम को समझते हैं। क्रम विनिमयता का नियम का मतलब यह है कि यदि हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं, उन दोनों संख्याओं के स्थान बदल दें, स्थान बदलने के बाद भी यदि उनका जो आंसर है, यानी जो उनका उत्तर है वो एक ही हो, तो वो क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती है। यदि हम उनके स्थान आपस में बदल दें तो उसका उत्तर भी बदल जाए, तो वो क्रम विनिमयता का नियम का पालन नहीं करती है। तो इसके लिए हमें चारों संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राकृत संख्या में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, पूर्ण संख्या में कौन कौन से नियम में क्रम विनिमयता लागू होगी, प्राकृत संख्या की पूर्णांक संख्या के लिए कौन कौन से संख्याओं में ये नियम लागू होगा, और परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या के लिए नियम लागू होगा, सबके लिए हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले संख्या पढ़ते हैं हम योग संख्या। तो योग संख्या में देखते हैं, जैसे आपने देखा 3 + 5 = 5 + 3, ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो इसमें योग संख्या में क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है, यानी कि प्राकृत संख्याएं योग संख्या में क्रम विनिमय है। दूसरा था व्यवकलन के लिए, तो 3 - 5 = 5 - 3, यहाँ होता है आपका माइनस का 2 और यहाँ होता है 2, तो यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। इसी प्रकार गुणे में देखते हैं, तो 3 × 5 = 5 × 3, ये भी 15, ये भी 15, तो यहाँ गुणे संख्या में ये नियम लागू होता है, क्रम विनिमय है। फिर यहाँ देखते हैं, तो 3/5 = 5/3, 3 में भाग 5 का 5 में भाग 3 का बराबर नहीं है, तो यहाँ पर नियम लागू नहीं, क्रम विनिमय नहीं है। प्राकृत संख्याओं में योग संख्या और गुणांक संख्या का क्रम विनिमय है, और व्यवकलन संख्या और भाज्य संख्या क्रम विनिमय नहीं है। इसी प्रकार पूर्ण संख्या के लिए देखते हैं, तो पूर्ण संख्या में मान लिया 3 पूर्ण संख्या है, 5 पूर्ण संख्या है, तो 3 और 5, 5 और 3 क्रम विनिमय है। इसी प्रकार 3 - 5, 5 - 3 क्रम विनिमय नहीं है, क्योंकि यहाँ -2 है, यहाँ 2 है। इसी प्रकार 3 × 5 = 5 × 3 क्रम विनिमय है। इसी प्रकार 3/5 = 5/3 बराबर नहीं है,
तो क्रम विनिमय नहीं है। यानी कि पूर्ण संख्याएं 3, 5 पूर्ण है 5, तो पूर्ण संख्या में पहला योग संख्या क्रम विनिमय है, वैकर्ण संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, गुणा संक्रिया क्रम विनिमय है और भाग संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में देखते हैं। यदि 3 और 5 पूर्णांक है तो 3 + 5 बराबर 5 + 3 क्रम विनिमय है, क्योंकि बराबर आ रहा है। इसी प्रकार 3 - 5 बराबर 5 - 3, देखते हैं उत्तर बराबर नहीं आ रहे हैं तो क्रम विनिमय नहीं है। इसी प्रकार 3 × 5 बराबर 5 × 3 क्रम विनिमय है, और इसी प्रकार 3/5 बराबर नहीं है 5/3 के, तो यह भी क्रम विनिमय नहीं है। यानी कि योग और गुणा संख्या में क्रम विनिमय होती है, लेकिन व्युत्क्रम और भाग संख्या में क्रम विनिमयता नियम लागू बहुत कम होता है, नहीं होता। अभी तक नहीं हुआ है। चौथी संख्या परिमेय के लिए देख लेते हैं। 3/1 + 5/1 बराबर 5/1 + 3/1 क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। 3/1 - 5/1 बराबर 5/1 - 3/1 बराबर नहीं है, तो क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है। आप बराबर चेक कर सकते हो। मैं उदाहरण लिया है, कौन उदाहरण लिया है, तो 3/1 × 5/1 बराबर 5/1 × 3/1 बराबर है, क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। इसी प्रकार 3/5 बराबर नहीं है 5/3 के क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है। तो क्रम विनिमय के नियम के बारे में एक बात ध्यान रखना, योग संक्रिया और गुणा संक्रिया में तो क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, बाकी व्युत्क्रम संक्रिया और भाग संक्रिया में क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है। क्रम विनिमय का मतलब है स्थान बदलने के बाद भी उसके उत्तर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। तो 4 संख्या के आपके सामने नोट कर रखे मैंने, एक एग्जांपल दिया है कॉमन। आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय का नियम योग संख्या में लागू होता है, पूर्ण संख्याओं के क्रम विनिमय का नियम व्युत्क्रम संख्या में लागू नहीं होता है। तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने एक कॉमन उदाहरण लेकर समझा दिया है। जल्दी से नोट करो क्रम विनिमय का नियम। फिर आज हम इसके अगले का तो वीडियो बनेंगे, उस वीडियो में हम पढ़ेंगे सहचर्यता का नियम, सहचर्य का नियम, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और ज्यादा कॉन्सेप्ट फिर हमारे को कंफ्यूज कर सकता है। तो 16 लाइनें पहले और 16 लाइनें ये 32 लाइनें 32 कॉन्सेप्ट पढ़ कीजिए, समझिए, वापस एक बार वीडियो को देख के समझिए। और कल हम पढ़ेंगे सहचर्यता का नियम, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या में 0 का क्या महत्व होता है, 1 का क्या महत्व होता है, और उसके बाद हमारा जो प्रश्न शुरू हो जाएगी वो हो जाएगी अध्याय नंबर 1, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट संख्या है, प्रश्न परिमेय संख्याएं। इसमें से हम सारे कॉन्सेप्ट के साथ में आपके सामने क्वेश्चन हल करेंगे। ये नियम कहाँ लागू होते हैं, कैसे लागू होते हैं, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको साथ साथ इस नियमों का हम चर्चा करेंगे। उस समय आपके दिमाग में ये कंफ्यूज नहीं रहे कि क्या होता है क्रम विनिमयता, क्या होती है सहचर्यता, क्या होता है समाल, क्या होता है असमाल। इसलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके मेरा जोश बढ़ाइए, लाइक करके जोश बढ़ाइए। और मित्रों, यदि आपको मेरे इस वीडियो का लाइव टेलीकास्ट देखना है, यानी कि आपको मेरे से हाथों हाथ पढ़ना है और आपके कमेंट तुरंत मैं पढ़ूं, तो उसके लिए मुझे इस प्लेटफॉर्म को 1000 सब्सक्राइब से ज्यादा सब्सक्राइब करा दो, ताकि 1000 सब्सक्राइब होने के बाद में यही क्लासें आपके सामने तुरंत लाइव होगी। जब मैं पढ़ाऊंगा तभी आपके सामने आप हाथों हाथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको इसके आंसर हाथों हाथ मिलते रहेंगे। इसके लिए आपका एक ही शेयर होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस लाइव प्लेटफॉर्म को आप वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।